हर किसी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने की लत आखिरकार राहुल गांधी को ले डूबी। अब कांग्रेस चाहे जितनी बातें करें, लेकिन इतना तो साफ है कि राहुल गांधी खुद को सबसे अलग और खास मानकर चलते हैं और ये समझते हैं कि किसी का भी अपमान करना उनका अधिकार है। इस खेल में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। मतलब कि राहुल गांधी अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की मांग कर रहे हैं। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई नियम नहीं है। ये अपवाद की श्रेणी में आता है। इसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ 10 मामले पेंडिंग है। गुजरात हाईकोर्ट की ओर से निचली अदालत से मिली सजा बरकरार रखे जाने के बाद राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने इस मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे बैंक्स के धोखाधड़ी करने वालों को सजा देने की बजाय उनका खुलासा करने वाले मैसेंजर्स को सजा दी जा रही है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने सत्य, धार्मिकता, निडरता और सत्ता के गढ़ों में बैठे लोगों से जवाबदेही मांगने का रास्ता चुना है। रास्ते में कुछ भी आए, हम सच के रास्ते पर बने रहेंगे। सत्यमेव जयते। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था। आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए राहुल गांधी की मानहानि केस में सजा स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया जाता है। यही नहीं, कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ इसी तरह के 10 और पेंडिंग मामले हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि कांग्रेस नेता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आपके खिलाफ कई आपराधिक मामले पेंडिंग हैं। इस मौजूदा केस के बाद भी आपके खिलाफ कई मामले हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दाखिल किया। ऐसे में आपकी सजा कोई अन्याय वाली बात नहीं है। आपकी सजा सही है और हम निचली अदालत के आदेश में कोई दखल नहीं देते। आपकी याचिका खारिज की जाती है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जनता के प्रतिनिधि को साफ चरित्र होना चाहिए। वीर सावरकर के पोते ने पुणे की एक अदालत में ऐसा ही केस दर्ज किया हुआ है। केस में आरोप है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में सावरकर के खिलाफ मानहानि वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। एक अन्य केस लखनऊ में मामला दर्ज है। सजा पर रोक न लगाना याचिकाकर्ता के साथ अन्याय नहीं होगा। सजा पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं दिया गया है। निचली अदालत का दोष सिद्ध का फैसला उचित, न्याय संगत और कानूनी रूप से दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार देश की एकमात्र कट्टर ईमानदार सरकार है, जिसने पिछले 8 सालों में इतने घोटाले कर डाले कि उसके 2 मंत्री जेल पहुंच गए, कई विधायक सजा पा गए और कई लाइन में हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा करने दिल्ली आए तो जाहिर है उनकी नजर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भी पड़ी। दिल्ली में लगे उनके दरबार में भी लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। बारिश के बावजूद हनुमान कथा के पहले दिन भारी संख्या में उपस्थिति को देखकर बाबा ने अपने भक्तों को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। 3 दिवसीय कथा के पहले ही दिन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कान खड़े हो गए। हालांकि बाबा ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि बाबा ने किस राजनेता और सियासी दल को निशाने पर लेते हुए ये बयान दिया। दिल्ली में 3 दिवसीय हनुमान कथा की शुरुआत आईपी एक्सटेंशन के रामलीला उत्सव ग्राउंड 21 कुंडीय यज्ञ से हुई। यज्ञ के बाद उन्होंने अपने भक्तों को निराश किए बगैर आगाह किया कि कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत घातक होती हैं। इनके दीर्घकालिक परिणाम बहुत घातक होते हैं। खास बात ये कि बयान देते समय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हनुमान कथा में भारी संख्या में मौजूद ये मानकर चल रहे हैं लोग कि बाबा बागेश्वर धाम का इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फ्री की योजनाओं को लेकर है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की फ्री योजनाओं का जिक्र करते हुए कह दिया कि मुफ्त में मिलने वाली चीजें अच्छी नहीं होती। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में आयोजित हनुमान कथा के दूसरे दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना लोकप्रिय दिव्य दरबार भी उन्होंने लगाया। सुबह 10 बजे से लोगों को अपने भविष्य के बारे में बताया, साथ ही लोगों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। वे लोगों की समस्याओं के समाधान के बारे में भी बात कर रहे थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबार के लिए देश और दुनिया में जाने जाते हैं।
दिव्य दरबार की खास बात यह है कि वो लोगों की समस्याओं को उनके बारे में पहले से ही पर्चे पर लिख कर बताते हैं और उनका समाधान भी बता देते हैं। उनके इस दिव्य दृष्टि को कुछ लोग शास्त्री जी का चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास करार देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार बिहार में सत्ता सहयोगी दलों के साथ मिलकर नहीं, अपने मंत्रियों के साथ नहीं बल्कि अपने अधिकारियों के सहारे चलाते हैं। नीतीश चाहे एनडीए में रहे हों या फिर महागठबंधन में सरकार चलाने का उनका तौर तरीका हमेशा यही रहा। ये पहली बार नहीं जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अधिकारी के पाठक की उनसे भिड़ंत हुई हो। इसके पहले भी एनडीए से लेकर अब तक कई ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब मंत्री और विधायक किसी अधिकारी के बीच ठनी हो। असल में सहयोगी दलों के नट बोल्ट टाइट करने का ये नीतीश कुमार का अपना ही तरीका है, लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर और के पाठक के बीच पेंच फंसा वह अब तक कभी नहीं हुआ। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार चंद्रशेखर के बहाने आरजेडी को टाइट करना चाह रहे हैं ताकि वह ज्यादा डिमांडिंग न रहें, लेकिन हुआ इसके उलट। लालू यादव ने कोई लोड लिया ही नहीं और आरजेडी की तरफ से के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भले ही नीतीश कुमार ने के पाठक और चंद्रशेखर से बातचीत कर मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन जो आग है वह सुलग रही है। आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने साफ कहा कि के पाठक होश में बात करें, उनको कान पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए। वह सरकार को हमेशा बदनाम करने का प्रयास करते हैं। के पाठक जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। मुझे पता है कि उनको क्या चाहिए, इसका खुलासा भी मैं करूंगा। मुख्यमंत्री के पाठक पर कार्रवाई करें, नियम के अनुसार ही। शिक्षा मंत्री की ओर से पीत पत्र पर मुख्य सचिव के पाठक को भेजा गया। के पाठक को यह पता होना चाहिए कि विभागीय मंत्री के बिना सलाह के कोई भी निर्णय लेना सरकारी काम में बाधा डालना है। शिक्षा मंत्री के हवाले से उनके सरकारी अपर सचिव कृष्णानंद यादव ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को कार्यशैली से नाराज होकर पीत पत्र लिखा था। पीत पत्र लिखने पर शिक्षा मंत्री के अपर सचिव के खिलाफ एक्शन हुआ। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के अपर सचिव कृष्णानंद यादव को शिक्षा विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर निदेशक प्रकाशन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। अपर सचिव को हटाने की अनुशंसा की गई है। के पाठक को जून में ही शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। के पाठक कड़क आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। माना जा रहा है कि विभाग में खुद की अनदेखी से मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर नाराज हो गए और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में ही रहे हैं। विभाग के कामकाज पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। माना जाता है कि के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाकर उन लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। के पाठक नीतीश के करीबी अधिकारी हैं। एक तरह से मामला अब शिक्षा मंत्री बनाम नीतीश होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संजय राउत के सियासत की तासीर यही है कि वो जो कहते हैं और करते हैं होता ठीक उसका उलट है। पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ शिवसेना में बगावत हुई और पूरी की पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथों से निकलकर एकनाथ शिंदे के पास चली गई। उसके बाद संजय राउत शरद पवार के साथ ज्यादा दिखाई देने की कोशिश करने लगे तो अजीत पवार ने शरद पवार का हाल बिगाड़ दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा तो संजय राउत राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक करने की मुहिम में जुट गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा बाद में पता चलेगा, लेकिन एनसीपी की कमान अजीत पवार के हाथों में आने के बाद से संजय राउत कभी एकनाथ शिंदे के इस्तीफा तो कभी शिवसेना के विधायकों के उद्धव गुट में आने की भविष्यवाणी करने लगे, लेकिन हुआ इसके उलट। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे को झटका देकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल होकर महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष गोरे, मनीषा कायंदे और विप्लव बजारिया के बाद पाला बदलने वाली शिवसेना यूबीटी की तीसरी एमएलसी बन गई। ये खबर ऐसे दिन आई जब सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के करीब 17-18 विधायक उनके संपर्क में हैं। संजय राउत ने एक दिन पहले ही कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए हमसे संपर्क किया। अब भी 4 विधायकों ने मुझे फोन किया, 18 विधायकों ने संपर्क किया। ऐसा नहीं है कि वे हमारे साथ शामिल हो गए। निर्णय केवल उद्धव ठाकरे ही ले सकते हैं। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने राउत के दावों को खारिज करते हुए 6 से 7 शिवसेना यूबीटी विधायक उनके संपर्क में है कहा और पाला बदलना चाहते हैं कहा। शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि किसी को संजय राउत को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
वह और विनायक राउत फर्जी खबरों और अफवाहों को फैलाने में माहिर हैं। यदि कोई विधायक आपके संपर्क में है तो कम से कम एक नाम तो बताएं। नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने के बाद कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। नीलम गोरे ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का समापन, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक कानून और प्रस्तावित यूसीसी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी की इच्छा थी कि राज्य में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बने। नीलम गोरे 2002, 2008, 2014 और 2020 में 4 बार विधान परिषद के लिए चुनी गईं। 7 जुलाई 2022 से महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ही नहीं, शरद पवार गुट भी घमासान का सामना कर रहा है। हाल ही में अजीत पवार अपने चाचा की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से बगावत करके शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ तो ली ही, उनके साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली। साथ ही अजीत पवार ने एनसीपी पर भी अपना दावा ठोक दिया और खुद को पार्टी का अध्यक्ष बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया के खास दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। बड़ी बात यह कि इस मामले में दिनेश अरोड़ा सीबीआई का गवाह भी है। असल में शराब घोटाला मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों ही कर रही हैं। ईडी की एफआईआर के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। साथ ही वे आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। विजय नायर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल वो जेल में हैं। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी पहले भी दिनेश से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि इस बार की पूछताछ में वो अपने जवाब देने में टाल मटोल कर रहे थे और जांच एजेंसी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ईडी ने मई में फाइल की अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिक्र किया था कि दिनेश सिसोदिया के खास हैं। वे एक अन्य बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से पैसे लेकर सिसोदिया तक पहुंचाते थे। उन्होंने अमित को फायदा पहुंचाने और शराब नीति में बदलाव करने के लिए सिसोदिया को करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए की घूस पहुंचाई थी। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी और सीबीआई के मामलों में एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिनेश दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। दिनेश 2009 से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 2009 में उन्होंने दिल्ली के हौज खास इलाके में अपना पहला कैफे खोला था। दिनेश की इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो चीका दिल्ली, अनप्लग्ड कोर्टयार्ड और लारोका एरोसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वे राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कमेटी मेंबर। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं। केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं और इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया, जैसा कि कोरोना महामारी के नाम पर 144 करोड़ 36 लाख रुपए के टेंडर लाइसेंस की फीस माफ करना आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद 4 महीने के भीतर ही नई शराब नीति को वापस ले लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाले को झूठी कहानी बताकर ये सवाल कि रिश्वत लिए तो रुपए कहां गए, ये सवाल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी ने हजारों बार दोहराया, लेकिन ईडी ने केजरीवाल की बोलती एक ही झटके में बंद कर दी। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया और अन्य की 52 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद दिल्ली की सियासत में तूफान आ गया। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढाल और गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी की 52 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की।
इसमें मनीष सिसोदिया की 7 करोड़ 29 लाख रुपए की 2 संपत्तियां हैं। 1934 करोड़ के इस शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने अब तक 128 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। अरविंद केजरीवाल से कट्टर ईमानदार होने के सर्टिफिकेट को लेकर ईमानदारी की ढोंग करने वाले मनीष सिसोदिया के सारे बयान लोग नहीं भूले होंगे कि जब उन्होंने कहा था कि ईडी ने मेरे घर पर छापा मारा, मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली, मेरे गांव जाकर तलाशी ली, कहीं एक भी रुपया नहीं मिला, ये पूरा केस ही फर्जी है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में भी यही सारे तर्क देकर जमानत की मांग की थी, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई। सवाल ये कि मनीष सिसोदिया के पास इतना माल आया कहां से? इसका जवाब ईडी और अदालत तो पूछेगी ही, दिल्ली की जनता भी यही सवाल करेगी। ईडी के मुताबिक इस 52 करोड़ की चल अचल संपत्ति में 2 करोड़ 29 लाख रुपए की 2 प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया, साथी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के लैंड्स और फ्लैट्स शामिल हैं। इस अटैचमेंट में 44 करोड़ 29 लाख रुपए का कैश और चल संपत्ति है। इनमें से 11,49,000 रुपए मनीष सिसोदिया और 16 करोड़ 45 लाख रुपए ब्रिंको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के हैं। सिसोदिया इस समय दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाला से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इसी केस से जुड़े मामले के बाद ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया, तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। 4 दिन पहले यानी 3 जुलाई को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया की खराब तबीयत का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।